वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं आदि केशवा। मूवी की शुरुआत में गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक माइन में कुछ बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, जो कि रेड्डी नाम के गुंडे की थी। उसी वक्त रेड्डी का दोस्त एक कपल को लेकर आता है, जो कि इस माइन के रास्ते पर पड़ने वाले शिव मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनकी संतान नहीं हुई थी। अब शिव मंदिर का नाम सुनते ही न जाने रेड्डी को क्या हो जाता है। वो उन्हें वहां जाने के लिए मना करता है, बल्कि वो उन्हें कहता है कि तुम लोग गाँव में मौजूद माता रानी के मंदिर में जा सकते हो, लेकिन वहां नहीं। अब शायद उसका ये कोई कोड वर्ड है, जिस पर रेड्डी का दोस्त उसका इशारा समझ जाता है। फिर वो अपने साथ उन कपल्स का फोन लेकर उन्हें रेड्डी के हवाले कर देता है। मतलब कि रेड्डी को कैमरे से दिक्कत थी। मोबाइल रखने के बाद वो उन कपल्स को मंदिर में जाने देता है, जहां पंडित उन लोगों के लिए पूजा करते हैं, और फिर ये लोग वापस आकर रेड्डी के साथ खाना खाने बैठते हैं। उसी दौरान रेड्डी अपने दोस्त के साथ दूसरे को भी मार देता है, क्योंकि रेड्डी के दोस्त की बटन में कैमरा मौजूद था। वो यहाँ पर रिकॉर्ड करने आया था कि किस तरह रेड्डी इलीगल माइनिंग काम करता है, साथ ही वहाँ पर बच्चों से भी काम करवाता है। इस बात का रेड्डी को पता चल गया था कि वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी जो लेडी थी वो भी शादीशुदा नहीं, बल्कि वो लोग ऑफिसर्स थे, जिन्हें मंदिर के पुजारी ने चिट्ठी लिखकर कंप्लेंट की थी, और उनकी मदद रेड्डी के दोस्त ने की थी। ये जानने के बाद रेड्डी मंदिर के पंडित के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगले 10 दिन के अंदर तुम सामान बटोर कर निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद ये मंदिर अब यहाँ नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। हालांकि इस मंदिर से रेड्डी को क्या दिक्कत है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। वहीं पंडित को विश्वास होता है कि महादेव रेड्डी के आतंक को खत्म करने के लिए किसी को तो जरूर भेजेंगे। इसके साथ ही हम हैदराबाद सिटी की तरफ देखते हैं, जहां ट्रैफिक के बीच में एक गुंडा अपने जन्मदिन का केक काट रहा है। और वो केक तो काट रहा है, लेकिन उसने एम्बुलेंस का रास्ता रोका हुआ है। फिर वहां पर इस कहानी के हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है बालू। वैसे रॉकर्स इस स्टोरी को बेसिक स्टोरी समझकर छोड़ेगा मत, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स मोए मोए टाइप का है, जो आपको पसंद जरूर आएगा। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो बालू उस गुंडे के साथ उसके आदमियों को भी मारकर एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बना देता है। अगली सुबह हम बालू को घर में सोते हुए देखते हैं, जिसके पिता एक्साइज ऑफिसर हैं और बड़ा भाई है डॉक्टर। बालू अभी कुछ नहीं करता, इसलिए बालू के पिता उससे कहते हैं कि जब तक तुम कुछ कमाने नहीं लग जाते, तब तक सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक तुम्हारे कमरे की बिजली बंद रहेगी, और अपनी आदत को जरा सुधारो। कभी तुम रात को लड़ाई करके घर आते हो, कभी पी के आते हो। अब आगे हम चित्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बच्चों के हॉस्पिटल के लिए अक्सर डोनेशन करती है, क्योंकि उसे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो भी उनके साथ बच्ची ही बन जाती है। वहीं बालू की बात करें तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो वो उनकी बात को कभी नहीं टालता। अब एक शाम को उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जरा नौकरी भी ढूंढ लिया करो। तो बालू अगली सुबह रेडी होकर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कंपनी में पहुंच जाता है, जिसकी सीईओ और कोई नहीं बल्कि चित्रा ही है। बालू जब चित्रा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसी दौरान चित्रा उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेने से मना कर देती है, जो कि उसके पिता के रेफरेंस से आए थे। इस कंपनी में चित्रा के साथ राहुल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं, जो कि इस कंपनी का सेल्स मैनेजर है। फिलहाल बालू के इंटरव्यू की बारी आती है, जिसमें चित्रा बालू को अपनी कंपनी की एक आइसक्रीम देती है और कहती है, इसको मुझे बेच कर दिखाओ। बालू उस क्रीम की टैगलाइन को देखकर कहता है कि आप क्रीम में लोगों को फेयर यानी कि गोरा बनाने की बात कह रहे हो, उससे बदलकर ब्यूटीफुल कीजिए, ताकि हर तरह के लोग इसको पसंद करें, फिर चाहे उनका स्किन टोन कैसा भी हो। तो टैगलाइन होनी चाहिए, वी डोंट मेक यू व्हाइट, वी मेक यू ब्यूटीफुल। बालू की ये बात सुनकर चित्रा उससे इंप्रेस हो जाती है, और वो बिना किसी एक्सपीरियंस के होते हुए बालू को बना देती है मार्केटिंग हेड, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है। और ये सुनकर बालू काफी खुश होता है। घर आकर वो सबसे पहले अपनी माँ को बताता है। अगली सुबह बालू टाइम पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक ट्रक वाला जो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स लेकर आया, वो एक बच्चे से काम लेने के साथ नुकसान हो जाने पर उसे मार भी रहा है। बालू तुरंत जाकर उस आदमी के हाथ ऐंठ देता है और उससे कहता है कि बच्चे से अभी माफी मांगो। जिसके माफी मांगने के बाद बालू उसे खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, पर ये सब राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बालू को उल्टा सीधा बोलने के साथ उसकी कॉलर पकड़ लेता है। पर जब चित्रा को पूरी बात पता चलती है, तो वो राहुल को सुनाने के साथ साथ ऐसे वेंडर से सामान लेने के लिए मना करती है जो चाइल्ड लेबर को सपोर्ट करता हो। अब चित्रा को बालू धीरे धीरे पसंद आने लग जाता है, जिसे वो अपने साए की तरह हर जगह अपने साथ रखने लगती है। मतलब कि वो जहां भी जाती बालू को साथ लेकर जाती। अब जिस वेंडर के साथ चित्रा ने बिजनेस करने को मना किया था, वो असल में रेड्डी ही है, जो चित्रा के पिता को इसकी धमकी देता है, और चित्रा के पिता फिर आकर उसे सुनाते हैं। दूसरी तरफ गांव में रेड्डी एक टीचर की जान ले लेता है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहा था, और रेड्डी नहीं चाहता कि गांव के बच्चे पढ़े लिखें, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गए तो उसके लिए काम कौन करेगा। उधर चित्रा बालू को अपने साथ अपनी दोस्त वज्रा के घर पर लेकर जाती है, जिसका कि आज बर्थडे होता है।
वहाँ जब दोनों पहुंचते हैं तो घर के बाहर से ही उन्हें वज्र की आवाज आती है, जो कि अपने पिता से बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसके पिता उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इस साल तो उन्होंने हद ही कर दी, वो सिर्फ 11 बार अपनी बेटी से मिले हैं, बाकी वो गाँव में ही रहते हैं। अब पिता की गलती थी तो वो चुपचाप अपनी बेटी की शिकायतें सुन रहे थे। अब ये देखकर चित्रा से गिफ्ट लेकर बालू अंदर पहुंच जाता है और वज्रा से कहता है, तुम्हारे पिता ने 1 महीने पहले से ही तुम्हारे लिए गिफ्ट बुक करके रखा था, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। और ये झूठ बोलकर बालू वज्रा का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और इस तरह वो उसके पिता का दिल जीत लेता है। वो बालू से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, कभी भी कोई जरूरत हो तो अपने माता पिता से पहले मुझे याद करना। एक दिन वज्रा के पिता बालू और सुधा के साथ बैठकर पी रहे होते हैं तो वज्रा के पिता बताते हैं कि कैसे मेरे गांव में रेड्डी नाम के गुंडे ने आतंक मचा के रखा हुआ है, जिसे मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने भाई की लड़की की शादी उससे कर दी है और जब भी मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरी भतीजी को मारता पीटता है। ये सुनकर बालू कहता है कि वो एक औरत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और आप उससे डर रहे हो, अभी तक तो आपको उसको मार देना चाहिए। वैसे वो रेड्डी करता क्या है? वज्रा के पिता बताते हैं कि मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ जिसमें करीब 3200 परिवारों को मदद होगी क्योंकि उसमें काम करने वाले ज्यादा चाहिए होंगे। पर रेड्डी फैक्ट्री की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके वहां माइनिंग करवा रहा है। उसी सिलसिले में मैं परेशान हूँ और अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ से सीन चित्रा की तरफ मुड़ता है जो कि बालू से प्यार करने लगती है। साथ ही उसने बालू को अपने दिल की बात भी बता दी होती है। अब बारी थी तो शादी की। फिर परिवार से मिलवाने के लिए वो बालू और उसके पूरे परिवार को अपने बर्थडे पार्टी में इनविटेशन देती है। उस पार्टी में बालू, उसके माता पिता और सुधा सभी पहुंच जाते हैं। जहां चित्रा के पिता को पता था कि चित्रा आज उन्हें अपने और बालू के बारे में बताने वाली है तो वो सभी के सामने चित्रा की एंगेजमेंट राहुल से फिक्स कर देते हैं। इस बात से बालू और चित्रा दोनों ही काफी दुखी होते हैं। ऊपर से चित्रा के पिता बालू को गुंडों से पिटवाने वाले हैं। तभी वहां पर अचानक ढेर सारी गाड़ियां आ जाती है जिसमें से एक आदमी निकलकर बालू से कहता है, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जबकि उसके पिता सामने ही खड़े होते हैं। बालू उनसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं, वो तो सामने खड़े हैं। इस पर बालू की मां रिवील करती है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, हमने तुम्हें बस पाला है बेटा, तुम्हारे पिता का नाम महाकालेश्वर है। वो आगे कहती है कि बेटा तुम्हें मेरी कसम है, अभी कोई सवाल न पूछो और चुपचाप वहां जाकर वापस जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। माँ ने कहा तो बालू को मानना ही होता है। वो चुपचाप उन लोगों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो बालू को लेने आया था वो असल में उसका चाचा है। वो चित्रा के पिता को अच्छे से धमकाता है और यहाँ चित्रा के पिता ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। अब रास्ते में जब महाकालेश्वर का भाई करीब पहुंचता है तो वो बालू से कहता है कि वहां पहुंचने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद ही तुम उन्हें आखिरी विदा दे पाओगे। वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता महाकालेश्वर इस गांव के एमएलए थे जो कि इंसाफ करने में विश्वास रखते थे। एक बार जब कुछ लोगों ने इनकी लड़की के साथ गलत किया तो तुम्हारे पिता ने उसके साथ गलत करने वालों का सर ही धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने अपने ही भाई की बेटी की शादी रेड्डी से करवा दी क्योंकि उसके इरादे पहले वो पहचान नहीं पाए। साथ ही उसे महाकालेश्वर ने एक माइन दहेज में दे दी, लेकिन वो माइंस को फैलाता गया और माइन के पास ही भगवान शिव का मंदिर भी है। तो रेड्डी ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई भी उसकी काली करतूतों को ना देख पाए। इस मंदिर में बाहर से भी काफी लोग आते थे। जल्द ही रेड्डी उस मंदिर को तोड़वाने भी वाला है। साथ ही अपनी माइन में रेड्डी पहले तो सभी से काम करवाता था, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, पर अब तो उसने हद कर दी, वो बच्चों से भी काम करवाता है। इस माइन को बंद करवाने के लिए महाकालेश्वर ने मिनिस्टर से बात तक की, पर वो मिनिस्टर और चालू निकला। उसने रेड्डी से कहा कि तुम उस माइन को मेरे दामाद के नाम कर दो, जिस पर रेड्डी ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसने उस मिनिस्टर के दामाद को मारकर उसकी बॉडी बीच से आधी काट दी। इसलिए रेड्डी से सभी डरते हैं। अब महाकालेश्वर ने शिकायत की तो इसका बदला रेड्डी ने उनकी भतीजी से ले लिया। उसे रेड्डी ने काफी ज्यादा मारा। ये सुनकर बालू कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं उनका बेटा कैसे हुआ। इस पर वो कहते हैं कि जब तुम सिर्फ 1 साल के थे और तुम्हारे माता पिता कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तुम्हारी माँ मर गई और महाकालेश्वर कुछ दिन के लिए कोमा में चले गए। तुम्हारी माँ को ये पता था कि एक्सीडेंट किसने करवाया, इसीलिए उन्होंने अपनी बचपन की सहेली को तुम्हें सौंप दिया और बोला कि इसे कभी यहाँ मत आने देना। और उसी वादे को अब तक उनकी दोस्त यानी कि तुम्हारी दूसरी माँ निभा रही थी। फिर जब महाकालेश्वर कोमा से बाहर आए तो हमने उनसे झूठ बोला कि तुम मर चुके हो ताकि तुम बचे रहो, क्योंकि उस वक्त भी तुम्हारे पिता के दुश्मन कम नहीं थे। आखिरकार जिसका डर था वही हो गया, किसी ने उनकी कल जान ले ली। वो गांव में फैक्ट्री खोलना चाहते थे। जाहिर है उन्हें रेड्डी ने ही जान से मार दिया होगा, पर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। यहाँ बालू एक ही बात बोलता है कि मैं जब तक यहाँ हूँ काश मुझे उनके कातिल का पता ना चले, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। इसके बाद बालू को उसके पिता का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं।
जिसके बाद वो महाकालेश्वर के घर आता है, जहां वो वर्जा को देखता है, जो कि असल में बालू की बड़ी बहन है। यानी कि वो अपने माता पिता से मिल चुका था पर उसे पता नहीं था। कहानी में आगे बढ़े तो अभी 13 दिन बालू को सारे विधि विधान पूरी तरीके से करने होंगे और इसीलिए उसे यहाँ रुकना भी होगा। इसीलिए वो अपने दोस्त सुधा के साथ गाँव घूमने जाता है। उसका दोस्त भी उसके साथ आया था। तभी रेडी के गुंडे उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। सभी को पता था कि महाकालेश्वर का बेटा आ गया है, इसलिए गांव की प्रथा के मुताबिक एक आदमी अपनी बेटी का नामकरण करवाने के लिए बालू के पास आता है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि बालू का असली नाम है रुद्रा और उसे यहाँ सभी इसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन हम उसे बालू ही कहेंगे। दोस्तों, पहले लोग उसके पिता के पास अपने बच्चों का नाम रखवाने के लिए आया करते थे, तो बालू उस बच्ची का नाम चित्रवती रखता है। अब ये सुनकर सुधा चित्रा को कॉल लगाकर कह देता है कि बालू तुम्हें याद कर रहा है। एक तो उसका खोया हुआ बाप मिला, वो भी मर गया, काफी दुखी है वो, तुम्हारी जरूरत है उसे। अब उसने एक बच्ची को भी तुम्हारा नाम दे दिया, चित्रवती। ये सुनते ही चित्रा भी वहां पर आ जाती है, पर गांव में पहुंचते ही उसे काफी प्यास लगती है, इसलिए चित्रा पानी ढूंढने लग जाती है। ये देखकर गंगा नाम की एक बच्ची चित्रा को हैंडपंप के पास लेकर आती है। वो भी असल में रेड्डी की माइन में काम करती है, इसलिए वो चित्रा से कहती है कि मैं काम करके जब वापस आ जाऊंगी तो आप अपनी तरह मेरे हाथों में भी ये नेल पॉलिश लगा देना। फिलहाल चित्रा विजरा को तो जानती थी, इसलिए वो उसके घर आराम से पहुंच जाती है और उसे देखकर बालू काफी खुश होता है। अब रेड्डी और उसके राइट हैंड मंसूर की नजर बालू पर ही थी। इसी बीच पंडित जी शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए दूध मांगते हैं, पर रेड्डी की वजह से कोई भी उस दूध को मंदिर तक ले जाने को तैयार नहीं होता। ये काम बालू और सुधा मिलकर करते हैं और दूध को मंदिर तक पंडित जी के साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पंडित बालू से शिवलिंग अभिषेक करवाता है, फिर वो बालू को प्रसाद भी देता है। उसी दौरान पंडित को पता चलता है कि बालू किसका बेटा है, तो वो बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए यही मन्नत मांगी थी। जब तुम हुए तो तुम्हारे पिता ने इसे अच्छे से बनवाया, जिसके सबूत में तुम्हें कई जगह पर अपनी माँ का नाम लिखा मिल जाएगा। जहाँ बालू बैठा होता है वहां पर भी उसकी माँ का नाम लिखा होता है। उसी दौरान वहां मंदिर को तोड़ने के लिए रेड्डी के गुंडे आ जाते हैं, क्योंकि आज उसका दिया हुआ समय पूरा हो चुका था। पहला हथौड़ा एक गुंडा बालू की माँ के नाम पर चलाने वाला था, जिसे बालू रोक देता है और फिर उन सभी को अच्छी तरह धुलाई करता है, जिस बारे में मंसूर तुरंत कॉल करके रेड्डी को बताता है। वो तुरंत बालू को मार देना चाहता है, लेकिन रेड्डी उसको रोकता है। दरअसल रेड्डी को एमएलए के इलेक्शन में महाकालेश्वर की जगह टिकट मिली है, पर पार्टी के मुताबिक अभी महाकालेश्वर का बेटा जिंदा है। अगर वो खुद कह देता है कि रेड्डी यानी कि उसका जीजा उसकी जगह ये इलेक्शन लड़ सकता है, तो ही रेड्डी को अब टिकट दोबारा मिलेगी। इसलिए रेड्डी पूजा के दिन में बालू से मिलने आता है, जहां वो बालू को बताता है कि असल में तुम्हारे बाप को मैंने ही मारा और अगर तुम अपने बाकी के परिवार की सलामती चाहते हो तो मेरी बात मानो और सबके सामने एमएलए पद के लिए मेरा नाम लो। यहाँ रेड्डी को लग रहा था कि बालू उससे डर गया, लेकिन बालू इस इलेक्शन में अपनी बहन वज्रा को खड़ा कर देता है। ये देखकर रेड्डी बौखलाकर वहां से चला जाता है। अब जब वज्रा चुनाव का प्रचार कर रही होती है, तभी मंसूर उसे धमकाने के साथ मारता भी है ताकि वो खुद पीछे हट जाए। ऊपर से गांव में एक फेस्टिवल होने वाला था, जहां देवी माँ के मंदिर में हर साल महाकालेश्वर ही पूजा करते थे, लेकिन इस बार मंसूर ने ठान लिया था कि ये पूजा नहीं होगी। इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ देवी माँ के मंदिर पहुंच जाता है, जहां बालू पहले से ही अंदर मौजूद था। तभी मंसूर और उसके आदमी बालू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मंदिर का दरवाजा जब खुलता है तो उसमें आग में जलता हुआ मंसूर बाहर निकलता है। इसका यह हाल जाहिर है बालू नहीं किया होगा, यानी कि वो अब सब कुछ सही करके ही वापस जाएगा। मंसूर की मौत से रेड्डी बिल्कुल बौखला जाता है, इसीलिए वो अपनी बीवी को मारते हुए उसके घर लाता है, जहां वो अपने सास ससुर को धमकाता है। इस बात का पता बालू को नहीं था, क्योंकि उसे चित्रा गंगा से मिलवाने के लिए लेकर गई थी, जो कि इस वक्त रेड्डी की माइन में काम पर गई होती है। गंगा के माता पिता बताते हैं कि रेड्डी नहीं चाहता कि ये गांव तरक्की करे, इसलिए वो किसी भी बच्चे को कोई काम नहीं करने देता, मतलब पढ़ाई नहीं करने देता, और सिर्फ अपने काम पर ही लगा रहता है। इस गांव के बच्चे ही कमाकर अपने परिवार की जरूरतें पूरा करते हैं। इसी बीच गंगा को छोड़ने वाली गाड़ी आ जाती है, जो कि जिंदा वापस नहीं आई है। दरअसल काम करते वक्त माइन की ढलान में गिरकर वो मर गई, जिसकी बॉडी देखकर चित्रा के साथ बालू भी रो पड़ता है। यहाँ चित्रा गंगा के हाथों में नेल पॉलिश लगाकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करती है, लेकिन ये चीज देखकर बालू का दिमाग फिर जाता है और वो बिल्कुल हैंडपंप उखाड़कर सीधा पहुंच जाता है रेड्डी की माइन में, जहां वो कई लोगों को तो उसी हैंडपंप से मारता है, कुछ को जिंदा जला देता है, किसी का सर काट देता है तो किसी की बॉडी से उनकी सांस दूर कर देता है। हालांकि रेड्डी उसको थोड़ा मारता भी है, लेकिन आखिर में बालू उसका भी सर धड़ से अलग करके अपने पिता का इंतकाम पूरा करता है। इसके बाद हम बालू को उसके घर यानी हैदराबाद में देखते हैं, जहां उसकी माँ बताती है कि मैंने अपने दोस्त की कसम खाई थी कि उसके बेटे को कभी वापस नहीं भेजूंगी। इस पर बालू पूछता है कि आपने फिर मुझे वहां क्यों भेजा। जवाब में उसकी माँ बालू के बड़े भाई की तरफ इशारा करती है, यानी कि असली रुद्रा बालू नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई आदिकेशव है। उसे आदिकेशव नाम भी बालू की माँ नहीं दिया,
जिससे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मतलब कि हाँ, बालू के साथ धोखा हो गया। अब तक वो जो भी इमोशंस वगैरह फील कर रहा था वो सब उसके साथ धोखा था। वो अपनी माँ को कहता है कि कैसी माँ हो तुम जो अपने बेटे को मौत के मुंह में भेज गई। उसकी माँ कहती कि बेटा, मुझे विश्वास था तुम सब कुछ खत्म करके आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे ही की थी। मूवी के आखिर सीन में बालू के पिता उससे बोतल भरने के लिए कहते हैं, जिस पर उसे गाँव की याद आती है कि इससे ज्यादा इज्जत तो मेरी वहां थी। अब इसी बीच सुधा रुद्रा से कहता है, तुम बालू हो ठीक है, रुद्रा नहीं, ये मत भूलना। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद बालू चित्रा से कहता है कि मुझे रुद्रा कहकर बुलाओ ना, पर वो उसे रुद्रा कहकर नहीं बुलाती, बल्कि वो कहती है, बालू कल चुपचाप टाइम से आ जाना। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।